स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 9 में कोशिका का जो आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग कोशिका चैप्टर में कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका अंगक के बारे में। कोशिका अंगक कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका अंगक को इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले बात है कि कोशिका अंगक होते क्या है। तो कहता है कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रिया, मतलब कि तरह तरह का जो एक्टिविटी है, प्रोसेस है, उसको सही तरीके से करने के लिए, ठीक है, कोशिका के अंदर में, ठीक है, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव में तरह तरह की जो रचनाएं होती हैं, छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, एकदम छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? बिखरी रहती हैं। जैसे कि देखिए, यह एक रचना है, यह भी एक रचना है, इसी का कटा हुआ भाग यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये एक रचना है। ठीक है, ये भी एक रचना ही है, ये भी एक रचना है। ठीक है, ये एक रचना है, ये एक रचना है, ये भी एक रचना ही है। तो कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर में, कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर कहाँ? कोशिका द्रव में तरह तरह की रचनाएं जो होती हैं, छोटी छोटी रचनाएं, वो इधर उधर बिखरी हुई रहती है। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक बोलते हैं। तो ये कोशिका अंगक करते क्या है? तो जिस तरह से एक छोटे से घर में या फिर बड़े से घर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री को ही ले लीजिए, हाँ, या फिर किसी कंपनी को ही ले लीजिए, या फिर बैंक को ही ले लीजिए। बैंक में हर स्टाफ का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह इसको एक अगर छोटा सा बैंक मान लिया जाए तो इस बैंक में तरह तरह के स्टाफ हैं जो तरह तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में तरह तरह के कोशिकांग होते हैं, तरह तरह की रचनाएं होती हैं, अलग अलग काम होता है उनका। ठीक है, और इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को हम लोग कहते क्या है? कोशिका अंगक कहते हैं। इतना बात क्लियर है कि कोशिका अंगक किसे कहते हैं? कोशिका अंगक किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या करेंगे? ये वाला आंसर लिख देंगे कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर, कोशिका द्रव्य में, कोशिका के भीतर कहाँ? कोशिका द्रव में छोटी छोटी अनेक तरह की रचनाएं बिखरी होती है। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। ध्यान ये देना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो रचनाएं होती हैं वो झिल्ली युक्त होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसे हम लोग देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस हमारे चारों तरफ अनेक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, लेकिन जिन्हें हम देख नहीं पाते। कोरोना एक वायरस का ही नाम है। ठीक है, कोरोना कोई वैक्सीन, एक्चुअली में उसका नाम है कोविड-19। क्या है? कोविड-19। ठीक है, उसे हम लोग क्या नंगी आंखों से देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। फिर भी वो इतना तबाही मचा के रखे हुए है। तो उसमें क्या है ना, वो झिल्ली युक्त नहीं है। वो चूँकि वायरस है, वह क्या है? झिल्ली युक्त नहीं है। इस बात को याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर इस तरह का आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पर सोनी 55 आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ आप डाउनलोड उसको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन कर लेने के बाद में ये सारा जो भी चीज़ वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो इस टाइप का जो फोटो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या तो PDF के फॉर्म में होगा या फिर फोटो के फॉर्म में होगा। आप उसको सेव करके अपने मोबाइल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ये हुई कि एक तो सेल इतना छोटा, ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट अभी तक क्या था? सेल था। अब एक सेल को हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते, फिर इस सेल के अंदर इतनी छोटी छोटी रचनाएं, तो क्या इसको एक नॉर्मल जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसको देखने के लिए हाई पावर का सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इसे देखने के लिए जिस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, जिस माइक्रोस्कोप का इसको यूज किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम कोशिका के अंदर 1,80,000 गुना के लगभग में जूम करेंगे, ठीक, लगभग उसके टाइप में, तब हमको जाके कहीं ये छोटी छोटी रचनाएं हमको दिखाई देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना
गहन अध्ययन करने के बाद में इन सब की जानकारी हमें मिली होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई कि ये जो रचनाएं हैं इसको तो हमने ऐसे ही आपको घेर के बता दिया कि यह भी एक रचना है, ये कोशिका अंगक है, ये कोशिका अंगक है, कैसे, लेकिन इन सब का भी कुछ नाम है। ठीक है, इन सब का कुछ नाम है। तो नॉर्मली इसमें हम लोग को जो इस क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड या फिर लवक के बारे में पढ़ना है, रसधानी के बारे में पढ़ना है और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है। हम क्लास 9 में इसके बारे में, इतना के बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में कि ये सबसे बाहर वाला जो रचना है क्या है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल का सबसे जो बाहरी रचना होती है वो क्या होती है, जल्दी बताइए। आपको पढ़ाए हुए हैं, इस सबसे बाहरी रचना को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए ये लाइसोसोम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेंट्रोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव है जिसमें ये सब बिखरा हुआ है, ये राइबोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है यहाँ पे। ठीक ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का रेटिकुलम होगा, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस में भी होता है, द्रव भरा रहता है, इसलिए इसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोलस होता है इसमें, है कि नहीं, तो और साथ ये वैक्यूल्स है। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है। वैक्यूल्स यहाँ पर आपको देखे रसधानी वैक्यूल्स होता है, तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़ना है 1 by 1 करके। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। आपके लिए एक टास्क है कि आपको इस फिगर को देख के, इस फिगर में जो सारी रचना है उनका क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका से शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इसका कैपिटल ई और इसका कैपिटल आर ले लिया जाता है, तो इसको शॉर्ट में ई आर बोला जाता है। तो कहीं भी आपको ई आर लिखा हुआ मिले समझिए कि वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम होता है अंतःप्रद्रवीय जालिका। क्या नाम होता है, अंतःप्रद्रवीय जालिका नाम होता है। चलिए इसके बारे में आगे और भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका के काम क्या है, कैसा होता है दिखने में, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा टाइप हम इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें हमें याद ये रखना है कि इसका शेप किस तरह से होता है। जैसे कि सेल दे दे आपको, कोशिका बना के दे दे पिक्चर में, ठीक ना, इसे बना के दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे दिया, आपको माइटोकॉन्ड्रिया पहचानने में ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ही रहेगा कि इसका नाम लिखना है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका नाम लिखना है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपको जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि कोशिका अंगक हैं उन्हें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर में पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे कौन क्या होता है। आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा साइंस वाले पूरे सीरीज को। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा पूर्ण दावा है। कहता है कि जंतु हो या फिर पादप, जंतु माने कि हम लोग, जंतु में ही आते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधा, जंतु हो या फिर पादप हो, उनके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव हम लोग पढ़े हुए हैं क्या है कि जो कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका के अंदर में एक चिपचिपा गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो, उसके कोशिका द्रव में क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म करने का मतलब बहुत छोटी, शाखित मतलब कि कौन चीज़, शाखे करने का क्या मतलब है कि इन्होंने डार पत्ता निकला हुआ वाला बात है, माने कि एक दूसरे से जैसे कि समझिए कि सीधा नहीं होना, इसमें शाखा निकल जाना। ठीक है, तो ये शाखित कहलाता है। तो एक तो बात है कि ये छोटी होगी, अत्यंत सूक्ष्म होगी, साथ ही ये शाखित होगी और झिल्लीदार। झिल्लीदार करने का मतलब है कि जिसमें झिल्ली लगा हुआ हो। जालीदार करने का क्या मतलब होता है, जिसमें जाली लगा हुआ हो, और जिसमें झिल्ली लगा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, झिल्लीदार बोलेंगे। तो जिसमें झिल्ली लगा हुआ हो तो समझिए छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ शाखित होना चाहिए, मतलब कि ब्रांच्ड होना चाहिए, ब्रांच उसका बहुत सारा निकला होना चाहिए, झिल्ली भी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अनियमित, अनियमित कहने का मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं है कि किधर घूमेगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, मतलब कि
लपटाइल सपटाइल टाइप का होगा, ठीक है। अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है, घना जाल का एकदम डेंस्ड, एक दूसरे के बहुत निकट होता है, और इसी जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, या फिर शॉर्ट में बोलें तो ER बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पहचानिए आप, यहाँ आप देखिए इसको, आप इसको ध्यान से देखिए, यह देखिए ये जैसे तैसे इधर उधर घुमा हुआ है, साथ ही साथ देख रहे हैं कि इससे ब्रांच भी बना हुआ है, इधर उधर चल गया हुआ है तो ब्रांच भी हो गया, और इसको चूँकि बड़ा करके दिखाया गया इसलिए बड़ा लग रहा है, लेकिन होता ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका कौन है, तो आप जल्दी से हमको खोज के बताइए कि इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका कौन होगी। तो देखिए हाई जो दिख रहा है ना, यही है अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए इसमें शाखित है, साथ ही साथ इधर उधर भी भागा हुआ है, ठीक है। और इसको ये भी देख लीजिए, ये भी क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका का ही फोटो है, देख रहे हैं जैसे तैसे है। साथ ही साथ ये देखिए, ये भी क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका का ही फोटो है, चित्र है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका आपको ऐसे ही, जैसे कि ऐसे ऐसे वाला जो दिखाई देना, वही क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे वाला जो दिखाई दे वो अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। तो अगर इसमें तो आपको दिखाई दे ही दिया कि ये है अंतःप्रद्रवी जालिका। सबका अलग अलग व्यू करके देखेंगे, जैसे किसी को सामने से देखेंगे, फिर उसको ऊपर से देखेंगे, फिर उसको साइड से देखेंगे, फिर इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का दिखेगा ना। अब पीछे से तो सर दिखता है, आगे से क्या देखा, फेस दिखेगा, लेकिन सर क्या दिखेगा, नहीं। तो ये जो है ये साइड का फोटो है, और ये जो है ऊपर का है, ये क्या है, ऊपर का व्यू है, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अंतःप्रद्रवी जालिका दिखती कैसी है, ठीक है। अब बात है कि यह किसकी बनी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रवी जालिका किसकी बनी होती है, तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी, लाइपोप्रोटीन की बनती है, और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। तो देखिए समानांतर नालिका के रूप में देख रहे हैं, समानांतर करने का मतलब एक दूसरे के पैरेलल, ये क्या है, नालिका के रूप में एक फैले हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका 2 पॉइंट हो गया, एक तो होता है कि छोटा होता है, शाखित होता है, झिल्लीदार होता है, नाली की तरह होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यह किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अब नेक्स्ट है कि यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार की होती है। पहला इसका टाइप है चिकना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी है खुरदरी। नाम से ही क्लियर है कि चिकनी मतलब जो चिकन हो, एकदम स्मूथ हो, तो चिकनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ, अंतःप्रद्रवी जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी का है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए SER तो पहले से ही पता है, और S लगा दिए तो हो गया स्मूथ, मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम लोग बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी में क्या होगा, जो रफ हो। तो कहता है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली जो थी, चूंकि यह क्या थी, झिल्लीदार थे, यह क्या है, झिल्लीदार है, इसमें क्या लगा हुआ है, झिल्ली लगा हुआ है। तो जिसकी झिल्ली, वैसी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी झिल्ली चिकनी हो उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोल देंगे, और वैसी अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली जिसकी झिल्ली जो है खुरदुरी हो, कैसी हो, खुरदरी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए खुरदरी को क्या बोलेंगे, रफ। खुरदरी का इंग्लिश होता है रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि ये कौन सी होगा, RER हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये SER हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी को बोलेंगे RER। तो जो RER है उसका बाहरी झिल्ली के ऊपर होता है छोटा छोटा कण रहता है। देखिए ध्यान से आप देखिए इसको, इसमें तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं छोटा छोटा कण, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो छोटा छोटा कण है दिख रहा है आपको, तो जिसमें छोटा छोटा कण लग गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात ये है कि कुछ में नहीं है, और जैसे कि इसमें नहीं है, ठीक है, इस सब में नहीं है, लेकिन कुछ में तो है। तो जिसमें है वो रफ हो गया, जिसमें नहीं है वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो जो
खुरदरी अंतःप्रदय जालिका है उसके ऊपर जो खुरदरा चीज़ है वह क्या है, तो वह चीज़ है राइबोसोम। वह क्या है, राइबोसोम है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यह ऐसे कण होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। तो इस सोचिए ना कि एक कोशिका इतनी छोटी, उसके बाद में उसके अंदर का एक जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उतना छोटा, और उसके ऊपर से भी कोई चीज़ आके चिपक गया, है ना, चिपक गया। तो ये है राइबोसोम। चिपका क्या, राइबोसोम। क्वेश्चन भी आता है कि खुरदरी अंतःप्रदय जालिका में जो कण चिपके होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें देखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखते हैं। जो अंतःप्रदय जालिका होती है यानी कि ईआर होती है कि झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर गुच्छों या कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। देखिए इसका ये दो जगह मिलेगा, या तो ऐसे ही चिपका रहेगा, और नहीं तो देखिए ये गुच्छों में जहीं तहीं भी छितराइलो रहता है। देखिए यहाँ भी छितराइल है, ठीक है, यहाँ भी छितराइल है, और यहाँ भी देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ भी सटा हुआ है। तो जिस पर सट गया वो रफ हो गया, जिसमें नहीं सटा वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, दो जगह मिलेगा। एक तो आपको मिल जाएगा ये कहाँ पर, एक मिल जाएगा ये ऐसे ही कोशिका द्रव्य में गुच्छा के रूप में, गुच्छा बना के, है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरह से गुच्छा बना के कहीं पर रहेगा। और नहीं तो दूसरा होगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बल्कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के शरीर पर जाके सटा हुआ रहेगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आई होप आपको राइबोसोम समझ में आ रहा होगा। तो ये है राइबोसोम। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छा में मिलते हैं उन्हें पॉली राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए कि जो गुच्छा में मिल जाएगा, जैसे हमको अगर राइबोसोम गुच्छा में मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली राइबोसोम बोलेंगे। अब बात है कि राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन और आरएनए का। राइबोसोम जो होता है किन का बना होता है, तो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। अभी देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना था, लाइपोप्रोटीन का। किसका बना था, लाइपोप्रोटीन का। लेकिन ये जो राइबोसोम है वह किसका, प्रोटीन का बना होता है, साथ ही साथ आरएनए का बना होता है। आरएनए को पूरा कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका ये बना होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइबोसोम का काम क्या है। आपको बता दें कि राइबोसोम का जो काम है वह प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाना राइबोसोम का काम है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम ये करता है राइबोसोम। ठीक है, अब बात है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो इसको खोज की थी जॉर्ज ई पैलेड ने। किसने की थी, जॉर्ज ई पैलेड ने 1955 यानी कि 1955 में किया था। बात क्लियर हो गया। राइबोसोम टोटल समझ में आ गया, अंतःप्रदय जालिका समझ में आ गया, अंतःप्रदय चिकना समझ में आ गया, खुरदरा समझ में आ गया। चलिए कार्य देखते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली नुमा नलिकाओं में जो है ना तरल द्रव्य भरा रहता है। जैसे कि अब ये नली है, आप देख रहे हैं कि ये नली टाइप का था। ठीक है, तो इस नली में तरल द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, क्या होता है, तरल द्रव्य भरा रहता है। इसलिए कोशिका द्रव्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है। इसलिए यह जो करता है ना जी, बाकी जो भी पदार्थ होगा इसमें ये प्रोटीन का संचार करता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का इधर उधर प्रोटीन पहुंचाना इसका काम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। जो अब जिसमें रफ वाला है, तो रफ वाला को तो बात समझ में आ गया कि रफ वाला पर राइबोसोम चिपक गया, और राइबोसोम चिपक गया तो प्रोटीन बनेगा, और उसके नली से होते हुए प्रोटीन का सब जगह जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ बनेगा, मतलब कि उसको ट्रांसफ़र करेगा। रफ स्मूथ वाला में क्या होगा, तो स्मूथ वाला में वसा समझते हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल, माने कि फैट और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग कौन लेता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको देख सकते हैं ये स्मूथ है और ये रफ है। तो ये वाला क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और इधर उधर भेजता है। बना के आप मान लीजिए कि आप 500 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर लीजिए, तो अपने घर में रखिएगा नहीं ना कहीं तो उसको भेजिएगा, बेचिएगा। तो ठीक इसी तरह ही प्रोटीन बनाता है और कोशिका के बाकी अंगों में पहुँचाता है। बात है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका भी कुछ काम है। इसका मेन काम होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करना और उसको जगह जगह पर भेजना। बात क्लियर हो गया।
अब एक आता है झिल्ली जीवात जनन, जिसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ये थोड़ा सा टॉप लेवल का है, मतलब कि इसको जब खूब अंदर से क्वेश्चन पूछना होगा तो ये चीज़ पूछता है कि झिल्ली जीवात जनन क्या है। तो कहता है कि कुछ वसा जो है ना प्रोटीन के साथ में, कुछ वसा जो होता है ना प्रोटीन के साथ में मिल जाता है और कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करने लगता है। माने कि वसा और प्रोटीन मिल जाएगा और क्या करेगा, कोशिका झिल्ली बनाना शुरू कर देगा। कोशिका झिल्ली समझ रहे हैं ना, यही वाला झिल्ली जो बनता है ना, ये जो सबसे बाहरी और होता है वो बनाना शुरू करता है। तो ये जो वसा का प्रोटीन के साथ में मिल करके, वसा और प्रोटीन साथ में मिल करके जब क्या करते हैं, झिल्ली बनाते हैं, क्या करते हैं, झिल्ली बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। झिल्ली का जन्म करता है ये सब। क्लियर है। अब और भी बात है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है, तो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम में आए तो भी सब आप लिख सकते हैं कि यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। और कोशिका जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन करने का क्या मतलब है कि बच्चा छोटा रहता है, छोटा से बड़ा कैसे हो जाता है, ठीक है, वो काम होता है कोशिका विभाजन का। मतलब कि एक कोशिका से क्या होता है ना, 2 नया कोशिका का जन्म होता है। एक कोशिका से क्या होता है, 2 नया कोशिका का जन्म होता है। ये भी चीज़ आपको पढ़ना है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीजन क्या है। तो वहाँ से समझाएंगे कि कोशिका विभाजन के समय में ना कोशिका एक प्लेट होती है एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में यह क्या करती है, भाग लेती है। कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब कोशिका विभाजन होता है तो ये 2 चीज़ बनाने में निर्माण भाग लेती है। एक तो कोई केंद्रक झिल्ली बनाएगी और साथ ही साथ क्या बनाएगी, कोशिका प्लेट बनाएगी। एक कशेरुकी माने कि वर्टिब्रेट्स, मतलब कि जिसका ये पीछे वाला जो होता है ना, हाई धमन जिसको बोलते हैं, जिसमें ये होता है उसको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के यकृत माने कि लीवर कोशिकाओं में SER स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है विष तथा दवा का निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन करने महत्वपूर्ण। जैसे कि गाय भैंसी जब जो है ना कुछ खा जाती है, देखते हैं इतना घास ये सब खाती है, कुछ खा जाती है, लेकिन उससे कुछ जल्दी कुछ होता नहीं है। उसका कारण ये है कि वो वर्टिब्रेट है और उसके लीवर में ये जो होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है ना, अगर कोई पॉइजनस चीज़ खा लिया है, ठीक है ना, तो उस पॉइजनस चीज़ को क्या करता है, नॉन पॉइजनस में बदलने का काम करता है। ये कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन ये भी है, बहुत अंदर का क्वेश्चन है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि जो कशेरुकी हैं उनके मतलब कि लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन हेल्प करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए कि केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को जाने का पाथ बनाती है। मतलब कि केंद्रक है, यहाँ कहाँ है, केंद्रक में आ जाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक से इस कोशिका द्रव में, ये पूरा तो क्या है, कोशिका द्रव ही है। तो इस केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों के जाने, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं आपको जानना है, DNA जानना है, जीन जानना है, गुणसूत्र जानता है, ये सब चीज़ जानना है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे सारा चीज़ पढ़ेंगे। ये अभी तो आपका सही से समझिए तो शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि जो अंतःप्रदवी जालिका है, ये केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों के जाने के लिए एक रास्ता बनाती है। क्या बनाती है, रास्ता बनाती है। समझ में आया। आगे देखिए, ये हो गया। और RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, तो आपको पता ही है, जो रफ होता है, रफ बल्ला पर राइबोसोम चिपका होता है और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब बात करते हैं, पोर्टर और थॉमसन ने 1945 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज कब हुई थी, 1945 में। किसने की थी, पोर्टर एंड थॉमसन ने। तो आज ये जो वीडियो है आपका, इस वीडियो में टोटल हम लोग जान गए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साथ ही साथ राइबोसोम के बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में जाने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।